ओके स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस। अल्टरनेटिंग वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस। थ्रू रजिस्टर, इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या रजिस्टर बोलते हैं। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस हमने एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया हुआ है, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम साइन कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन कर्व का लाइक दिस इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या इसको एसी सोर्स बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स बोलते हैं, या सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। लेट बी इज वैल्यू ऑफ alternating voltage at time t, then b की वैल्यू होती है v नॉट साइन ओमेगा टी। हियर v नॉट क्या है? ये पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये ओमेगा क्या है? इसको ओमेगा को हम 2π/t लिखते हैं। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो 1/t होता है इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ओमेगा इज इक्वल टू 2π। ये 1/t की जगह न्यू लिखते हैं। ये न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ये न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, राइट। मान लीजिए इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से यहाँ करंट फ्लो कर रहा है I। लेट I इज इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी समय, पर्टिकुलर समय में इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू रजिस्टर R। ये जो रजिस्टर है ये R, थ्रू रजिस्टर R। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR। देयरफॉर ये पढ़ा है ओम्स लॉ में। सो I इज इक्वल टू V/R, और B की वैल्यू क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। ये जो हेयर, ये जो V नॉट अपॉन R है, इसको हम I नॉट कहते हैं। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ AC। देयरफॉर I किसके बराबर बन गया? V नॉट अपॉन R को हम क्या लिख रहे हैं? I नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट और वोल्टेज की वैल्यू है। यहां से हमें एक पता चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज के लिए मैंने साइन कर्व ड्रॉ किया, ये विद पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है V नॉट, ये करंट के लिए वैल्यू है। ये करंट के लिए वैल्यू है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो थिक लाइन है, डॉटेड लाइन करंट के लिए, थिक लाइन जो है वोल्टेज के लिए, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी।
इन दोनों इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है। जब वोल्टेज जीरो हो गई तो करंट भी जीरो हो गया। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गई रिवर्स डायरेक्शन में तो करंट भी मैक्सिमम हो गया रिवर्स डायरेक्शन में। जब वोल्टेज जीरो हो गई तो करंट भी जीरो हो गया। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस इट इज क्लियर दैट voltage, alternating voltage and alternating current through the resistor are in same phase. same phase का मतलब same position में होते हैं। जब voltage maximum, current maximum, जब voltage zero, current zero. So when AC is passed through resistor R, then alternating voltage as well as alternating current are in phase, आर इन फेज मतलब एक जैसी पोजीशन में होते हैं। ये ओमेगा टी बताता है पोजीशन। यहाँ भी एंगल कितना है ओमेगा टी, यहाँ पर भी कितना है साइन ऑफ ओमेगा टी, दोनों का फेज सेम है। तो हमने कंक्लूजन निकलता है कि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम रजिस्टर में से पास करते हैं तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया। अब इसी इक्वेशन को, इसी सिचुएशन को हम स्टडी करेंगे जब हम इंडक्टर में से पास करेंगे। इंडक्टर में से पास करेंगे, जब हम एसी को इंडक्टर में से पास करेंगे तब क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज थ्रू इंडक्टर, थ्रू इंडक्टर, या इसको दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू इंडक्टर। हम इंडक्टर को कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, लेकिन वो सोलेनाइड को बोलते हैं इंडक्टर हम। ऐसे कॉइल, एक कॉइल, ये इंडक्टर है। ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया है। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम ऐसे एरो ऐसे बनाते हैं वेव की तरह। मैं आता हूँ अभी, चलो पढ़ा रहा हूँ। ये सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। इसको हम एसी सोर्स भी कहते हैं। ये इंडक्टर है। इंडक्टर को हम एल लिखते हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा इंडक्टेंस में एल पढ़ा होगा, इसको इंडक्टर को कहते हैं। मान लीजिए जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की एट एनी टाइम टी, सपोज B is instantaneous value of alternate AC voltage at value of AC voltage at time t, then जो यहाँ पे वैल्यू है वोल्टेज की, उसकी वैल्यू कितनी होगी, V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे V नॉट क्या है, ये पीक वैल्यू है
वोल्टेज की। ओमेगा टी क्या है, ये इसका फेज है, या ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/टी होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था ओमेगा, ये बी नॉट पीक वैल्यू है ओमेगा 2 पाई/टी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको। और ओमेगा को 2 पाई/न्यू, 1/टी को हम न्यू कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, नॉट एंगुलर बट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। और मैंने बताया था कि एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है, 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स होती है, 50 हर्ट्स। तो हमारे पास ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। जब ये वोल्टेज हमने यहाँ लगाई तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। और जो करंट जैसे जैसे बढ़ ना करे, क्योंकि वेरिंग करंट फ्लो करेगा, वेरिंग करंट करने से, फ्लो करने से क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट मतलब वेरिंग करंट, जो जिसकी वैल्यू वेरी कर रही हो। EMF is induced in the coil, in the inductor। कितना EMF होगा, EMF को लिखते हैं हम EMF, E स्मॉल e इज इक्वल टू -L/di/dt। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, फैराडेज लॉ है, ये फैराडेज लॉ में पढ़ा हुआ है हमने। जब हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने ये आपको बताया था। ये नेगेटिव साइन शो करता है कि जो इसकी डायरेक्शन है, ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे खर्चा कहीं नहीं हो रहा है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ हमने लगाया है, वोल्टेज लगाया है, यहाँ पे ईएमएफ पैदा हुआ, एज देयर इज नो ड्रॉप, as there is no potential difference, potential drop across the circuit, across the circuit, so जो टोटल ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ कितना था, यहाँ पहले कितना लगाया था हमने, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी थी ईएमएफ की, V, सो V प्लस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ, E इज इक्वल टू 0, खर्चा 0, ये लगाया हुआ है, खर्च 0 हुआ, जैसे हमने यहाँ किया था। यहाँ पे इसका ईएमएफ है, इसकी जो वैल्यू है वोल्टेज की वो V है, और यहाँ जो पोटेंशियल का जो खर्चा हो रहा है वो IR हो रहा है, तो V इज इक्वल टू IR लिखा था हमने। यहाँ पे क्योंकि कोई करंट, कोई खर्च नहीं हो रहा है, वोल्टेज नहीं खर्च होती है यहाँ पे, इसके अक्रॉस नहीं खर्च होती है, तो V प्लस E इज इक्वल टू 0, और B प्लस, अब E की वैल्यू कितनी होती है, -L/di/dt इज इक्वल टू 0, और V इज इक्वल टू, ये इस तरफ चला जाएगा, L/di/dt, ठीक है। और मैंने लिख दिया di/dt इज इक्वल टू, L कहाँ चला जाएगा, नीचे, V/L, ठीक है। और di किसके बराबर आ गया, V/L इंटू dt, ठीक है। अब V की वैल्यू लिखिए, V की वैल्यू कितनी हमने पहले लिखी थी यहाँ पे, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, आगे क्या है, और आगे V की आगे वैल्यू, आगे क्या है, dt/L, ठीक है। इंटीग्रेट करो, ये हमारे पास di की वैल्यू आई, देयरफॉर I इज इक्वल टू, अभी इसकी I की वैल्यू निकालनी है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन V0 L साइन ओमेगा टी dt। ये V0 L जो है ये कांस्टेंट है,
और आई इज इक्वल टू, ये चेंज नहीं करें, इनकी फिक्स वैल्यू है, टाइम के साथ नहीं डिपेंड करती है, पीक वैल्यू है मैक्सिमम। वी नॉट अपॉन एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। अब मैंने आपको साइन ओमेगा टी क्या इंटीग्रेशन बताई थी, आपको पिछले आर्टिकल में मैंने बताई थी, मैं एक बार फिर से आपको पीछे ले जाता हूँ। मैंने लिखा था साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन कितनी होती है, मैं आपको फिर से पीछे ले जा रहा हूँ। ये मेरे पास फार्मूला है, ये साइन ओमेगा टी जो है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन कितनी होती है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा। तो साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस ओमेगा टी। अब जैसे यहाँ पे भी हमने किया था, ये माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी की भी डिफ्रेंशिएशन, जैसे यहाँ थीटा की डिफ्रेंशिएशन हुई है, यहाँ पर भी ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन होगी। इस आर्टिकल को फिर से आप देखें, इस फार्मूले को, तो साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होगी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल, और यहाँ साइन ओमेगा टी की बताई मैंने आपको, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा मतलब ये जो ओमेगा है इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है फिर से नीचे, डी ओमेगा टी अपॉन डी टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर हो गया? फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं बी नॉट एल साइन ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन ये जो वेरिएबल है ओमेगा टी, इसकी फिर से डिफ्रेंशिएशन होती है नीचे, यहाँ ये इस तरह से होगी नीचे ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन भी, तो ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन ओमेगा आती है। तो हमारे पास फार्मूला बन गया, ओमेगा को बाहर ले आओ, आई इज इक्वल टू आई नॉट सॉरी वी नॉट अपॉन ओमेगा एल ब्रैकेट माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा है, वो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, उस फार्मूले को हमने यूज़ करना है। हमने पढ़ा है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू कितना होता है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये किसके बराबर होता है? ये जो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन, चौथे में कॉस। तो यहाँ सिर्फ कॉस का पॉजिटिव होता है, ये साइन का है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू जो है, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी, किसके बराबर होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर होता है ये। तो माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सो आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, ये जो ओमेगा एल है हेयर, ओमेगा एल, इसको हम एक्स एल कहते हैं, मतलब इंडक्टेंस, एक्स एल इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उसको इंडक्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। इसके यूनिट भी वही होंगे जो रेजिस्टेंस के होते हैं, इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू।
वी नॉट अपॉन एक्स एल है ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ये होता है आई नॉट। वोल्टेज ओम्स लॉ के मुताबिक वी अपॉन आर, ये रेजिस्टेंस है, वी अपॉन आर इज इक्वल टू आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ AC। हेंस आई इज इक्वल टू, ये ऊपर की इक्वेशन क्या बन गई, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स एल की जगह क्या लिखूँ, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये आई हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और 1 कहाँ है, 1 हो गई ये इक्वेशन नंबर 1 जो स्टार्टिंग में मैंने लिखी है। ठीक है, तो 1 और 2 को देखें, यहाँ वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, इसका फेज कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम फेज डायग्राम बनाएंगे, ये वोल्टेज के लिए बनाया हमने, ये मतलब यहाँ वोल्टेज की पीक वैल्यू है। ठीक है, ये 0, यहाँ t/2 टाइम हो गया, यहाँ t टाइम हो गया। करंट की क्या होगी, करंट जब वोल्टेज 0 है तो करंट क्या होगा, उस वक्त करंट मैक्सिमम होगा लेकिन नीचे से होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। ऐसे ये करंट के लिए ग्राफ है। यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, जब वोल्टेज 0, देखो वोल्टेज की वैल्यू 0, करंट कितना है मैक्सिमम, फिर वोल्टेज की वैल्यू यहाँ देखिए कितनी है, यहाँ पे इस टाइम पे मैक्सिमम, और करंट कितना है इस टाइम पे 0। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितनी हो गई 0 और करंट कितना हो गया मैक्सिमम, ऊपर चला गया ग्राफ। यहाँ पे देखिए करंट 0 हो गया, वोल्टेज नीचे की तरफ को मैक्सिमम हो गई, मतलब करंट और वोल्टेज में कितना फेज है, 90 डिग्री का फेज है। फ्रॉम द कर्व it is clear that there is phase difference of pi/2 between current and voltage when AC is passed through inductor। ऐसे ये ऐसे, इस तरफ को आ गया वोल्टेज, बी की वैल्यू कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी। देख लीजिए वोल्टेज का फेज कितना है, वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, करंट का फेज कितना है ओमेगा टी माइनस पाई, ये है ओमेगा टी, इसमें से pi/2 कम कर लो, ओमेगा टी में से pi/2 कम कर लो, ये इस तरफ को, मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्ट, ओमेगा इस वोल्टेज में से 90 डिग्री पीछे है, मतलब वोल्टेज आगे है करंट पीछे है। हेंस AC alternating current through inductor lags को होता है पिछड़ना, lags behind alternating voltage। मैंने क्या अभी आपको बताया, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ये इंडक्टर है, ये AC सोर्स है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू इंस्टेंटेनियस कितनी है, V = V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, जब इसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास करेगा तो EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ EMF का खर्चा कुछ नहीं हो रहा है, तो टोटल जो वोल्टेज होगी अप्लाइड वोल्टेज प्लस प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 0।
इसकी वैल्यू डाली तो इसको दूसरी तरफ लेकर के गए, वहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाल ली, इसको इंटीग्रेट किया और ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये जो ओमेगा एल है ये इसके यूनिट जो है वो रेजिस्टेंस की तरह ही हैं। इसको ओमेगा एल को हम एक्सएल बोलते हैं, दैट इज़ इंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस होता है जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। और हम यहाँ से पता लगा रहे हैं कि जो वोल्टेज और करंट हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है। वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, करंट का फेज ओमेगा टी माइनस π/2 है। मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट मिनिमम होगा, उनके अंदर 90 डिग्री का फ़र्क है। और इसको हम यहाँ से शो कर रहे हैं, इस ग्राफ से शो कर रहे हैं, और फेजर डायग्राम से हम इस तरह से इसको शो कर रहे हैं। तो आपने इन दोनों आर्टिकल्स को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज़ अल्टरनेटिंग वोल्टेज थ्रू, जिसमें रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा, तीनों चीज़ें होंगी। LCR सर्किट जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम अगली बार करवाएंगे। तो इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके, बाय बाय।